BEd फर्स्ट ईयर, पेपर सेकेंड, लेसन 7। आज का टॉपिक है प्रकृतिवाद की शिक्षा को देन का मूल्यांकन, एवोल्यूशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म ऑफ एजुकेशन। किसी वस्तु, क्रिया अथवा विचार का मूल्यांकन किन्हीं पूर्व निश्चित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। शिक्षा मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया है, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि करने की प्रक्रिया है और उसके आचार विचार और व्यवहार को उचित दिशा प्रदान करने की प्रक्रिया है। अब यह परिवर्तन एवं विकास किस ओर का है, यह समाज विशेष की तत्कालीन परिस्थितियों और भविष्य की संभावनाओं एवं आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। तब किसी शैक्षिक चिंतन अथवा व्यवस्था का मूल्यांकन समाज अथवा राष्ट्र विशेष की तत्काल परिस्थितियाँ और उसकी भविष्य की समस्याओं एवं आकांक्षाओं के आधार पर ही किया जाना चाहिए। हमने यहाँ ऐसा ही प्रयास किया है और प्रकृतिवादी शिक्षा का मूल्यांकन भारतीय समाज की वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य की संभावनाओं एवं आकांक्षाओं के आधार पर किया है। एक दर्शन के रूप में प्रकृतिवाद केवल इस भौतिक जगत को ही सत्य मानता है। आध्यात्मिकता यानी आत्मा, परमात्मा, कर्म, भोग, स्वर्ग, नरक आदि में यह विश्वास नहीं करता। यह प्रकृति को मूल तरह मानता है और इस भौतिक संसार की व्याख्या भौतिक, रासायनिक तथा जीव वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर करता है। मनुष्य को यह एक पदार्थ, मशीन अथवा उच्च पशु के रूप में देखता है और उसके जीवन के किसी अंतिम उद्देश्य में विश्वास नहीं करता। पर हमने आध्यात्मिक शक्तियों की अनुभूति की है और सूक्ष्म से स्थूल का निर्माण होते देखा है। इसलिए प्रकृतिवादियों की यह बात हमारे गले नहीं उतरती। हाँ, मनुष्य की भौतिक रचना और उसकी मनोवैज्ञानिक भिन्नता का अध्ययन कर जिन तथ्यों को प्रकृतिवादियों ने हमारे सामने रखा है उनसे हम सहमत हैं। शिक्षा के उद्देश्यों को छोड़कर शिक्षा के अन्य पहलुओं का संबंध मनुष्य की शारीरिक और मानसिक संरचना से ही होता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जहाँ तक शिक्षा के स्वरूप की बात है, प्रकृतिवाद की यह बात तो सही है कि बच्चा कुछ मूल शक्तियों, प्रवृत्तियों, रुचियों और योग्यताओं को लेकर जन्म लेता है और शिक्षा इनके विकास, मार्गांतरीकरण और उदात्तीकरण का साधन है। पर इसका यह विचार कि शिक्षा केवल इसी तक सीमित है एक संकुचित दृष्टिकोण है। शिक्षा मनुष्य को एक अच्छा पदार्थ, यंत्र अथवा पशु बनाने की क्रिया ही नहीं है, अपितु उसके द्वारा मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बनाया जा सकता है। शिक्षा के स्वरूप के बाद शिक्षा के उद्देश्य की बात आती है कि संसार और उसमें मानव जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण के अभाव में प्रकृतिवाद शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने में भी असफल रहा है। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की मूल शक्तियों का मार्गांतरीकरण और उदात्तीकरण करना, उन्हें अपने वातावरण में समायोजन करने योग्य बनाना और इस प्रकार उन्हें सुखपूर्वक जीने के लिए तैयार करना होता है। हमारी दृष्टि से यदि शिक्षा इतना ही कार्य कर रही होती तो मनुष्य ने यह विकास नहीं किया होता। हर्बर्ट स्पेंसर ने जिस पूर्ण जीवन की तैयारी की बात कही है वह भी अपने में अपूर्ण है। इसमें मनुष्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास का कोई स्थान नहीं दिया गया है। हमारी दृष्टि से शिक्षा के द्वारा मनुष्य का सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, व्यावसायिक तथा आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। फिर आज संसार के प्राय सभी देशों में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का अपना उत्तरदायित्व है। इसके साथ साथ शिक्षा को मनुष्य के भविष्य निर्माण में भी सहायक होना चाहिए, राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक होना चाहिए। शिक्षा के उचित उद्देश्यों के अभाव में प्रकृतिवाद शिक्षा की उचित पाठ्यचर्या भी तैयार करने में असफल रहा है। अधिकतर प्रकृतिवादी शारीरिक विकास के लिए खेलकूद और व्यायाम और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए विज्ञान की शिक्षा पर अधिक बल देते हैं। वे प्राय भाषा, साहित्य और कला की शिक्षा की अवहेलना करते हैं। स्पेंसर ने इन सबको स्थान तो दिया है, पर इतना उसने भी किया कि शरीर विज्ञान और भौतिक विज्ञानों का मुख्य और भाषा, साहित्य, संगीत और कला को गौण स्थान दिया है। शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवादियों ने बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। इन्होंने पुस्तक प्रणाली और रटने की विधि का कड़ा विरोध किया है और बच्चों को स्वयं के लोह से सीखने का नारा लगाया। ये ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान का द्वार मानते हैं, इसलिए इन्होंने ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा को बढ़ावा दिया। शिक्षण कैसे किया जाए,
इस संबंध में इन्होंने अनेक शिक्षा सूत्रों, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और अनिश्चित से निश्चित की ओर आदि का निर्माण किया है। प्रकृतिवादियों के शिक्षण संबंधी इन सिद्धांतों और सूत्रों के आधार पर उनके अनेक मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रणालियों का जन्म हुआ। इनमें अन्वेषण प्रणाली, डाल्टन प्रणाली, प्रत्यक्ष प्रणाली और निरीक्षण प्रणाली मुख्य हैं। आज संसार में कोई किसी भी विचारधारा को मानने वाला क्यों न हो, पर शिक्षण विधियों के क्षेत्र में वह प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों का समर्थन करता है। यदि सच पूछो तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण तकनीक की शुरुआत भी प्रकृतिवादियों ने ही की थी। इसलिए शिक्षण तकनीकी ने हमें जो कुछ दिया है उसका श्रेय भी प्रकृतिवादियों को जाना चाहिए। उग्र प्रकृतिवादी न तो शिक्षक की आवश्यकता समझते हैं और न सामाजिक पर्यावरण की। इसे तो हम उनकी बौखलाहट ही कहेंगे। बिना समाज के शिक्षा की प्रक्रिया चल सकती है, यह तो सोचा भी नहीं जा सकता। शिक्षक इस प्रक्रिया को उचित दिशा देता है, इसलिए उसका महत्व है। हम उन प्रकृतिवादियों से सहमत हैं जो शिक्षक को पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार करते हैं। शिक्षार्थी को प्रकृतिवादी शिक्षा का केंद्र मानते हैं। इनका स्पष्टीकरण है कि शिक्षा के लिए बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चे के लिए शिक्षा का विधान किया जाता है। प्रकृतिवाद के इस नारे ने आज पूरे संसार की शिक्षा को प्रभावित किया है। आज शिक्षा की पाठ्यचर्या के निर्माण और शिक्षण विधियों के चुनाव में हम बच्चों की रुचि, रुझान और योग्यता का ध्यान रखते हैं और उन्हें अपने स्वाभाविक विकास के लिए अवसर प्रदान करते हैं। विद्यालय की व्यवस्था में विद्यार्थियों के सहयोग की बात आधुनिक युग में सबसे पहले प्रकृतिवादियों ने कही थी। इन्होंने बच्चों की भावना का इतना ही आदर नहीं किया, अभी तो उनकी स्वतंत्रता में बाधक होने वाली विद्यालय की समय सारणी को भी समाप्त करने की बात कही। परीक्षाओं के भय से बच्चों को छुटकारा दिलाने के लिए इन्होंने परीक्षाओं को समाप्त करने का नारा लगाया। बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहशिक्षा की स्वीकृति भी सबसे पहले प्रकृतिवादियों ने ही दी थी। ये विचार अपने में जितने अटपटे हों, पर आज के शिक्षा जगत पर उनकी छाप स्पष्ट दिखाई देती है। अमेरिका में तो ऐसे स्कूलों की कमी नहीं जहाँ समय सारणी का बंधन नहीं होता, परीक्षाएं नहीं होती और लड़के लड़कियां सब एक साथ पढ़ते हैं। वहाँ सत्र भर के कार्यों के आधार पर ही बच्चों को पक्षोन्नति दे दी जाती है, पर इस सबसे अव्यवस्था ही बढ़ी है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एक दार्शनिक विचारधारा के रूप में प्रकृतिवाद अंतिम सत्य की खोज करने में असमर्थ रहा। धार्मिक अंधविश्वासों का पर्दाफाश करने के कारण यह आंधी की तरह आया, परंतु ईश्वर के अस्तित्व को नकारने के कारण यह आंधी की तरह चला भी गया। परंतु शिक्षा पर इसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। जहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यचर्या के निर्माण की बात है, इस क्षेत्र में तो प्रकृतिवाद बाजी हार चुका है, परंतु उसके द्वारा प्रतिपादित शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्र आज भी अपना आसन बनाए हुए हैं। अब बच्चों को उपदेश नहीं दिए जाते, उन्हें स्वयं करके स्वयं के अनुभव से सीखने के अवसर दिए जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिवाद के प्रवेश से पहले शिक्षा शिक्षक केंद्र थे। आज संसार के सभी देशों की शिक्षा में बच्चों की रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। हमारे देश भारत में भी संसार में जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के विकास में भी प्रकृतिवादियों का बड़ा योगदान रहा है, परंतु सब कुछ मनुष्य के प्राकृतिक विकास तक सीमित रहा। उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास की बात ये नहीं सोच पाए। हमारी अपनी दृष्टि से शिक्षा द्वारा मनुष्य के तीनों पक्षों प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक का विकास होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल नया टॉपिक यानी कि लेसन 8 चलेगा, प्रयोजनवाद और शिक्षा। धन्यवाद।